गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा लॉकडाउन में यूट्यूब में तैयार किया था, है ना। मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास के साइंस की पढ़ाई। मैंने इसलिए लॉकडाउन में तैयार किया कि मेरा मकसद था कि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर सके। ओके, इसलिए मैं पेज वाइज पेज पढ़ाते जाती हूँ। एक भी पेज स्किप नहीं होता है और उसके बीच के जितने भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो भी मैं करवाती हूँ, ताकि आप लोग को और कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं पड़े। जिस पेज में क्वेश्चन आंसर है मैं उसी को सॉल्व करती हूँ, फिर आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ जाती हूँ। ओके, तो अभी मैंने पिछले वीडियो में हार्मोन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बतलाया था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी और आगे अच्छी तरह से और पढ़ाने में मुझे मन लगेगा। तो अभी मैं प्रश्न पेज नंबर 139, ठीक है। तो 139 पेज नंबर में जो क्वेश्चंस हैं मैं उसे बता रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ जितना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। इसका आंसर है कि जंतुओं में विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिस ग्लैंड्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। जंतुओं में विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनके कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, है ना, जिनसे कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और ये हार्मोन्स रासायनिक समन्वय करते हैं। यही हार्मोन्स जो है वह नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। तो ये हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं, तो जंतुओं में हार्मोन सूचनाओं के संचरण का भी कार्य करते हैं, है ना। सूचनाओं के संचरण का कार्य करते हैं। और आप देखिए कि कितने सारे हार्मोन्स कितने कार्य करते हैं। देखिए, हम ऐसे लिखेंगे कि जंतुओं में विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिनसे कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं और ये हार्मोन्स रासायनिक समन्वय करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स सूचनाओं के संचरण का कार्य करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं। सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन्स, जो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन्स व ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड से जो स्रावित होती है एड्रेनल हार्मोन्स, वह मुख्यतः कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही कार्य करता है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का ही कार्य करता है। ये डायरेक्ट ब्लड में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि का ही भाग है ना, जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है और इनमें बहुत सारे हार्मोन्स है, वे कंट्रोल करते हैं। ओके, समझ में आया होगा। इससे ज्यादा और लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने भी कहा इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन के बारे में भी मैंने बताया कि आयोडीन की कमी से गोइटर नामक बीमारी होती है ना। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था। तो क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स का उपापचय को थायराइड ग्लैंड ही नियंत्रित करती है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का जो उपापचय होता है उसको थायराइड ग्लैंड ही नियंत्रित करती है और यह ग्लैंड्स जो है वह थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स सिक्रेट करता है। यह ग्लैंड थायरोक्सिन थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो थायरोक्सिन के संश्लेषण में
थायरोक्सिन के संश्लेषण में आयोडीन की आवश्यकता होती है और ये आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से घेगा या ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है कि आप लोग भोजन में आयोडीन खाएं, आयोडीन युक्त नमक खाएं ताकि घेघा नामक बीमारी से आदमी बचा रहे। तो थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट के उपयोग की सलाह दी जाती है ना। तो ये हो गया सेकंड प्रश्न। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। थर्ड है कि जब एड्रेनलिन ब्लड में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। जब एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से। तो जब एड्रेनलिन ब्लड में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो जब एड्रेनलिन का रक्त में स्रावित होता है तो होने से क्या होता है, हृदय तेजी से धड़कता है। ठीक है, हृदय तेजी से धड़कता है और मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। रेस्पिरेशन दर भी बढ़ जाता है और पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की कमी हो जाती है, रुधिर की पूर्ति नहीं हो पाती है, कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि अंगों में जो छोटी छोटी धमनियां हैं तो धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं और जब सिकुड़ जाती है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है तो पेशियां सिकुड़ जाती है। डायफ्राम तथा पसलियां की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है ना। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब कारणों से इन्हें और तो ये एड्रेनल का रक्त में स्रावित होने से इतनी सारी अनुक्रियाएं होती है ना। और भी है लेकिन अभी आप लोग का इतना काफी है, 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना पॉइंट काफी है ना। और ये लाइन भी लिख दीजिएगा कि इन्हें इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, हृदय तेजी से जब धड़कता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, श्वसन दर भी बढ़ जाता है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी छोटी धमनियों के आसपास पेशियां सिकुड़ जाती है। ठीक है, डायफ्राम तथा पसलियां की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये आपका इतना हमारे शरीर में अनुक्रिया होती है एड्रिनल के कारण। ठीक है, और लास्ट में लिखिएगा कि एड्रेनलिन को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो सबसे पहले बात है कि इंसुलिन सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो इंसुलिन पेनक्रियाज से सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज में। तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो अग्नाशय है, वह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि है, यानी कि बाह्य श्रावी ग्रंथि भी और अंतःस्रावी ग्रंथि भी। तो इंसुलिन जो है वह पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन अग्नाशय में होता है जो रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, लेवल को ज्यादा नहीं होने देता है, उसको कंट्रोल करता है
यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है, यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर विभिन्न हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं ना, शुगर हो गया, शुगर हो गया, सुनते होंगे, डायबिटीज का पेशेंट है या मधुमेह का पेशेंट है, उसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन की आपूर्ति करने के लिए डायबिटीज के पेशेंट को, यानी कि मधुमेह के रोगियों को, इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर सलाह देते हैं, है ना, इंसुलिन का इंजेक्शन लेने को कहते हैं। तो ये इंसुलिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे और भी ग्लैंड है, उस तरह से इंसुलिन भी हमारे शरीर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व कर दिया है। अब है अभ्यास के सारे क्वेश्चन, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी। अभी मैं बता देती हूँ कि आपने क्या सीखा। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो समीक्षा निकला, वो सारांश निकला, तो हम लोगों ने क्या सीखा। पूरे पढ़ने के बाद हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है ना। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथि का है, जिससे कि हार्मोन्स निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सेकेंड, तंत्रिका तंत्र के अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया और ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, जो क्रिया बिना सोचे समझे चटाक से हो जाता है, फटाक से, उसमें कोई समय नहीं, कोई पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया और ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा है, संदेश संचारित करने के लिए, कोई भी मैसेज भेजने के लिए, संदेश संचारित करने के लिए, यानी कि मैसेज संचार करने के लिए, भेजने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। चौथा, तंत्रिका तंत्र हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है। जो हमारे 5 रिसेप्टर्स हैं, 5 ग्राही हैं, है ना, वो ग्राही से, ज्ञानेंद्रियों से हम सूचना प्राप्त करता है, तंत्रिका तंत्र प्राप्त करता है, तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है, पेशियों द्वारा क्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में ही देखा जाता है ना। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में ही देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन्स जीव एक भाग में उत्पन्न होते हैं, हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो ये रहा कि हमने क्या सीखा। ठीक है, हमने क्या सीखा, और अब हार्मोन्स का नाम तो आप लोग को याद हो ही गया होगा अब तक, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम और जिनके उनके विशिष्ट कार्य, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अभ्यास
1 से 12 क्वेश्चन है ना। तो अभी मैं एक दो ठो बस बतला देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो हमने क्या सीखा के बाद अभ्यास है, और अभ्यास में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो फर्स्ट इंसुलिन है, सेकंड थायरोक्सिन है, थर्ड एस्ट्रोजन, चौथा साइटोकाइनिन। इसका आंसर क्या होगा? डी, है ना। इसका आंसर है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन है डी। ओके। सेकंड है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुविका, एक्सॉन, सिनेप्स, आवेग। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, थर्ड क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। फिर हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार किए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे तो क्या क्या समस्या आते हैं? ग्राही पहले तो हमारे शरीर में ग्राही का नाम और कौन कौन सा ग्राही है ना, इसको आप लोग याद कीजिए। आप क्वेश्चन को तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्थ से लेकर के 12 तक करवाऊंगी क्वेश्चन, है ना। पांचों ग्राही का नाम याद रखिएगा। और कौन कौन सा है? घ्राण, घ्राण ग्राही, रसवेदी ग्राही, फिर सुनना, माने जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसको आप लोग नाम को याद रखिएगा ग्राही का। ठीक है। और किनका क्या कार्य है। यहाँ से मैं फोर्थ क्वेश्चन से 12 तक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक के लिए थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स आप लोग को देखने के लिए। और आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस कोई कोई कमेंट हो तो कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोग बताने के लिए। ठीक है। ओके बाय। थैंक यू।